हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मोबाइल बैंकिंग। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, मोबाइल बैंकिंग जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, बैंक के द्वारा प्रोवाइड की गई एक तरह की सर्विस है जो कि वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके कस्टमर जो है अपने स्मार्टफोन के थ्रू बैंक के साथ डील कर सकें। इसको हम एम बैंकिंग भी कहते हैं और इसमें ज़्यादातर जो कस्टमर कर सकते हैं वो है कि अपना बैलेंस चेक करना, अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस करना, क्रेडिट एप्लीकेशन करना। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये जो इनोवेशन की है बैंक ने इसलिए की है ताकि उन लोगों को सर्व किया जा सके जो कि अपने टाइम की वैल्यू जानते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो एम पेमेंट, हम मोबाइल के थ्रू मनी इजीली पे कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए वर्किंग डे होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 24/7 आप जो है बैंक की सर्विसेज ले सकते हैं। फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू। देन बैलेंस चेक कर सकते हैं आप कि मेरा बैलेंस कितना है। अगर ज़रूरत है तो आप मिनी स्टेटमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट में आपको 5 ट्रांजैक्शंस की स्टेटमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने लोन लिया है तो लोन की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं और डिजिटल अकाउंट KYC के लिए ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, मोबाइल बैंकिंग को ऑपरेट करने के लिए कई तरह की ऐप्स हैं, तो वो कस्टमर जो है उन ऐप्स को डाउनलोड करके बैंक सर्विसेज का जो है फैसिलिटी ले सकते हैं। तो इससे बैंक जो है इन ऐप्स के थ्रू नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करने में हेल्प करती है। पुराने को रिटेन कैसे कर सकते हैं? जैसे SBI वालों ने जो है अपनी मोबाइल ऐप शुरू कर दी, ठीक है। मेरा अकाउंट जो था वो इलाहाबाद बैंक में था। अब मुझे लगा कि इलाहाबाद बैंक में तो एम बैंकिंग है नहीं, तो मैं यहाँ से अकाउंट शिफ्ट करके यहाँ कर दूँगी। बट अगर इलाहाबाद बैंक वाले भी एम बैंकिंग शुरू कर देंगे तो फिर मैं अपना अकाउंट वहीं पे रिटेन रखूँगी। तो इस तरह से ये पुराने कस्टमर्स को रिटेन करता है और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। तो अलग अलग बैंक्स ने मोबाइल ऐप रखी है। SBI की है, स्टेट बैंक एनीवेयर, HDFC मोबाइल बैंकिंग, आई मोबाइल है, ICICI का, BOI, BTM बैंक ऑफ इंडिया का, इलाहाबाद बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप। हाँ जी, कैन मोबाइल कैनरा बैंक की, M कनेक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की, PNB की आगे M बैंकिंग ऐप। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भीम मोबाइल ऐप की, जिसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये जो ऐप है ये स्टार्ट की थी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने और ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर बेस्ड है। ठीक है, BR अम्बेडकर के नाम पर ये रखी गई है भीम ऐप। ठीक है, ये सारे इंडियन बैंक्स को सपोर्ट करती है जो भी ऑनलाइन फैसिलिटी रखते हैं, जो कि मतलब कि इंटरनेट के थ्रू जिनकी पेमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है? ये मनी को रिसीव करने में, सेंड करने में मदद करती है। ठीक है, ये डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में मनी ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन टाइम इसका 24/7 है। ठीक है, ये बैंक अकाउंट चेक करने में मदद करती है। ठीक है, हर एक यूज़र का अपना QD कोड होता है। ठीक है, इसकी पेमेंट ID होती है। ID मतलब कि कस्टमर्स की अपनी होती है। देन लैंग्वेज, ये 13 लैंग्वेज को जो है सपोर्ट करती है। अगर हम फीस की बात करें तो एक रुपये से लेके 1 लाख की ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है वो 1 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक दिन में 20 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। और जो फंड ट्रांसफ़र है वो एक ट्रांजैक्शन का मैक्सिमम 20,000 और एक दिन का 40,000 है। ठीक है, अब मोबाइल बैंकिंग कर तो रहे हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं।
सबसे पहले तो हैंडसेट ऑपरेटेबिलिटी की प्रॉब्लम है। अब जो स्मार्टफोन्स लोगों के पास है, कई जो स्मार्टफोन के डिवाइसेस है वो जावा पे काम कर रहे हैं, कुछ हैं जो सिम एप्लीकेशंस पर बेस्ड होते हैं। सो इसलिए ये बैंक्स के लिए एक तरह का चैलेंज है कि इन सॉफ्टवेयर्स को कॉप अप करना। सेकंड, ट्रांजैक्शंस जो है थ्रू इंटरनेट हो भी रही हैं, अब वहाँ पे सिक्योरिटी को मेंटेन करना ये भी एक तरह का चैलेंज है। देन स्केलेबिलिटी और लायबिलिटी, तो स्केल अप करना है ना, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन तो हो जाती हैं, फिर उनको मतलब अकाउंट्स को मेंटेन करना, स्केल अप करना, रिलायबल बनाना, तो ये सब जो है एक तरह का चैलेंज है सारे बैंक्स के लिए। सेकंड आ गया वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग जो है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, डायरेक्ट बैंक है, ये ब्रांचलेस बैंक है, ठीक है, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है, इसमें मतलब कि ब्रांचेस सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिमोट एरियाज जहाँ पे किसी भी बैंक की जो है ब्रांचेस नहीं है, तो वो डायरेक्ट बैंक यानी कि वो वर्चुअल बैंक के थ्रू भी अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं। इसमें बैंक कई तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये बैंक वर्चुअल बैंक जो है एक तरह का चैनल है अपनी सर्विसेज को बढ़ाने का, उन रिमोट एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड करने का। हाँ जी, वर्चुअल बैंक में टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है, इसके लिए पेमेंट कार्ड या मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जाते हैं, और जिससे कि कस्टमर को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि जो ट्रांजैक्शंस है उनको इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस या स्मॉल रिटेलर्स को यूज़ किया जाता है। आउटलेट्स क्या होता है, या तो पोस्ट ऑफिस होता है या कोई स्मॉल रिटेलर होता है जो कि उस फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एजेंट का काम करता है, ठीक है। देन ऑफर एटलीस्ट बेसिक कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, ये जो मतलब कि वर्चुअल बैंकिंग है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। हाँ जी, फैसिलिटेट द कस्टमर, ये कस्टमर्स को हेल्प करते हैं, कस्टमर को नॉर्मल बिजनेस आवर्स में जाके ये ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं। इसके लिए उनको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रश में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। इससे कॉस्ट जो है रिड्यूस होती है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और पॉइंट ऑफ सेल। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये बैंक के बिहाफ पे एक कमीशन के बेसिस पे क्या करते हैं, जो कस्टमर्स हैं उनकी मतलब कि डिसबर्स करते हैं, उनको उनका क्रेडिट देते हैं, उनसे डिपॉजिट्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल इंश्योरेंस है, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उनको सेल करते हैं, पेंशन डिलीवर करते हैं, और अदर प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक करते हैं। देन आ गया पॉइंट ऑफ सेल, ये भी बैंकिंग एजेंट होते हैं, बैंक के बिहाफ पे काम करते हैं। इनके पास डिवाइसेस होते हैं, या तो बायोमेट्रिक होता है, या स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, या बारकोड स्कैनर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये बैंक और कस्टमर के बीच का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं, ठीक है। वर्चुअल बैंकिंग का किसके थ्रू चलती है, ड्राइवर्स कौन है, रिटेल नेटवर्क है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो उनके साथ बैंक जो है कनेक्ट करता है और उनको कमीशन दी जाती है, जिसके बेसिस पे वो बैंक के और कस्टमर के बीच एक लिंक का काम करते हैं। पेमेंट नेटवर्क होते हैं जिनका काम सिर्फ पेमेंट्स करना ही होता है। अकाउंट प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज को मैनेज करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस में इकॉनमीज होती हैं, रिस्क स्प्रेड हो जाता है, कैश रिजर्व्स में इकॉनमी होती हैं, डिपॉजिट्स एंड एसेट्स है, चीप रिमिटेंस है, यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट है, प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपिटल है, बेटर बैंकिंग फैसिलिटीज़ है। सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि जो कस्टमर्स हैं उनको इजी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। अब इंडिया में, पंजाब में बहुत छोटे छोटे से गांव हैं जहां तक बैंक की ब्रांचेस नहीं पहुंच पाई है, तो बैंक ब्रांच ओपन करने की बजाय वहां का जो रिटेलर है उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, उसको कमीशन देते हैं, और उसको जैसे हमने पहले किया कि जैसे बारकोड स्कैनर दे दिया या स्मार्ट कार्ड रीडर दे दिया, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो एक तरह की बैंक की ब्रांच होगी, ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के थ्रू, एजेंट के थ्रू काम किया।
देन होम बैंकिंग भी मतलब बैंकिंग सर्विस कस्टमर को घर पे प्रोवाइड करना। तो होम बैंकिंग एक तरह का ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम ही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग किया। तो ऑनलाइन बैंकिंग में मतलब नेट के कंप्यूटर के थ्रू हो जाए या मोबाइल के थ्रू हो जाए, वो होम बैंकिंग ही है। ठीक है, तो फीचर्स क्या है? हाँ, टू यूज़ इन बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, अकाउंट ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए, बिल्स पे करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, पेपरलेस स्टेटमेंट के लिए, है ना, अकाउंट्स अलर्ट सेटअप करने के लिए और प्रोसेस चेक को देखने के लिए। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशंस तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। रिस्क तो देखो है ही है, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो कई तरह के चैलेंजेस है जो बैंक्स को फेस करने पड़ते हैं, और उसी तरह से कस्टमर्स को भी वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है पेटीएम। पेटीएम ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, पेटीएम जो है 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे मोबाइल रिचार्ज के लिए, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए, ट्रैवल के लिए, मूवीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इवन ग्रोसरी स्टोर्स पर, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप पर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवर 7 मिलियन मर्चेंट यूज़ दिस QR कोड टू एक्सेप्ट पेमेंट डायरेक्टली इनटू देयर बैंक। 7 मिलियन मर्चेंट्स। ठीक है, पेटीएम जो है 2010 में नोएडा में शुरू किया गया। फिर इसने DTH सर्विसेज, सबसे पहले DTH रिचार्ज शुरू किया, उसके बाद इसने पोस्ट पेड मोबाइल्स और लैंडलाइन बिल 2013 में शुरू किया। फिर धीरे धीरे जैसे बस की टिकट को करना है ना, एजुकेशन फीस, मेट्रो रिचार्ज, तो 2016 में इसने मूवीज़ का लॉन्च किया, और जैसे मूवीज़ की टिकट, देन फ्लाइट टिकट्स को बुक करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद 2017 में फर्स्ट पेमेंट ऐप बनी जिसने 100 मिलियन जो है मतलब कि जिसके डाउनलोडर्स थे। ठीक है, देन आ गया गूगल पे। गूगल पे के लिए तेज मोबाइल पेमेंट सर्विसेज थी। ठीक है, ये 2018 में शुरू की गई। ठीक है, ये भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। देन तेज इज करंटली एक्सेप्टेड बाय PVR सिनेमाज, रेड बस, मैकडोनल्ड एंड ACT ब्रॉडबैंड, स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, तो कई तरह की ट्रांजेक्शन्स इसके थ्रू होती हैं। ठीक है, तो देन ये जो एप्लीकेशंस है, कहीं भी इनको पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। देन आगे फ़ोनपे। फ़ोनपे इज़ एन इंडियन ई-कॉमर्स पेमेंट सिस्टम, डिजिटल वॉलेट कंपनी, हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलोर। तो ये 2 दिसंबर 2015 में आई। ठीक है, वेंट लाइन इन 2006। ठीक है, एंड वाज द फर्स्ट पेमेंट ऐप बिल्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसेस। ठीक है, ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ये भी है ना, यहाँ पे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो फ़ोन पे जो है इट इज़ आल्सो लाइसेंस्ड बाय द RBI। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ई पेमेंट। ई पेमेंट मीन्स पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स जो हैं आजकल थ्रू ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक है जी, तो ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं। पहले ये जो थी स्टार्ट की गई स्मार्ट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से। ठीक है, आज इसके और कई मेथड्स आ गए हैं। मेथड्स ऑफ ई पेमेंट। हाँ जी, हमारे पास 2 तरह के मेथड है। फर्स्ट इज़ क्रेडिट पेमेंट सिस्टम, सेकंड इज़ कैश पेमेंट। क्रेडिट कार्ड जो है ये ई पेमेंट का एक सिस्टम है जिसमें कार्ड इशू करता है बैंक, और कार्ड होल्डर जो है ऑनलाइन पेमेंट करता है थ्रू हिज पिन। डेबिट कार्ड ये भी प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जो कि बैंक अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है। तो इसमें अगर क्रेडिट कार्ड में आपके पास कैश नहीं भी है तो आपको एक लिमिट दी जाती है, वहाँ तक आप पे कर सकते हो, बट डेबिट कार्ड में आप उतना ही पे करोगे जितना आपके अकाउंट में मनी है। ई वॉलेट इज़ आल्सो नोन एज ई पर्स। ये भी प्रीपेड अकाउंट है जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन के थ्रू बैंक इशू करता है। स्मार्ट कार्ड भी प्लास्टिक कार्ड है,
माइक्रो प्रोसेसर है जिसको हम लो करते हैं, और इसमें ये एक चिप कार्ड होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड इज कैश पेमेंट। कैश पेमेंट एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें अकाउंट होल्डर अपने बैंक को कहता है कि आप मेरे अकाउंट से इतनी अमाउंट कलेक्ट करके, है ना, तो यहाँ पे कर दो। तो इसमें जैसे यहाँ पे क्या होता है कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे है जहाँ से पेमेंट की जाती है, यहाँ आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो बैंक को कि वहाँ से पैसे लेके पे करें। ई चेक एक डिजिटल वर्जन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट विदाउट द यूज़ ऑफ पेपर चेक। ई कैश भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जिसमें हम मनी जो है एक डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं और जब भी पेमेंट करनी है तो वहाँ से की जाती है। स्टोर वैल्यू कार्ड भी कार्ड है, ठीक है, जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि ट्रांजैक्शंस को किया जा सके। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जब भी हमने ई पेमेंट करनी है तो इसके लिए 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी था, बायर और सेलर। बायर जिसने पेमेंट करनी है, सेलर जिसने पेमेंट रिसीव करनी है। तो ई पेमेंट प्रोसेस में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें बायर का भी अकाउंट है और सेलर का भी अकाउंट है, ठीक है। बायर उसको पेमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, जहाँ से पेमेंट होनी है। सेलर इन्फॉर्मेशन देता है जहाँ पे अमाउंट जो है डिपॉजिट होनी है। अब बायर क्या करता है, बायर पहले चेक करता है कि जो प्रोडक्ट उसने लिया है वो सही है, ठीक है, फिर वो पेमेंट सेक्शन में जाता है। बायर अपनी जो प्रेफर्ड पेमेंट मेथड चूज़ करता है। बायर पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो एक फॉर्म में फिल करता है। इन्फॉर्मेशन सिक्योर सर्वर के द्वारा एंटर की जाती है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सर्वर में जाती है जहाँ पे पेमेंट अथोराइज की जाती है, ठीक है। वो अगर कार्ड वैलिड है, कस्टमर का बैंक में वहाँ पे अमाउंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफ़र की जाएगी, वहाँ से पेमेंट रिसीव करके सेलर के अकाउंट में भेज दी जाएगी, ठीक है। तो बायर को बाद में इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके अकाउंट से इतनी अमाउंट डेबिट होगी और सेलर को सेंड कर दी गई है। हाँ जी, इसमें 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन। तो इसमें रजिस्ट्रेशन किसकी, बायर एंड सेलर की, किसके साथ, अपने अपने बैंक के साथ। तो आजकल जो है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ई पेमेंट सिस्टम जो है उसको ऑफ़र कर रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेमेंट बाय इनवॉइस होती है, बायर जो है इनवॉइस रिसीव करता है, ठीक है। तो इसके लिए वेबसाइट पर ब्राउजिंग की जाती है, ठीक है, फिर उसके द्वारा ईमेल सेंड होती है बायर को, ठीक है। फिर बायर सिलेक्ट करता है कि उसने जो पेमेंट करनी, ई कैश करनी, ई चेक करनी है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ पेमेंट पे एक्सेप्ट करता है, भी दूसरा बंदा किस तरह से उसको एक्सेप्ट करता है। हमने पेमेंट टाइप सिलेक्ट कर ली, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद सारी डिटेल्स सेंड की जाती हैं, उसके बाद पेमेंट होती है एंड एट दी लास्ट उसको चेक किया जाता है कि पेमेंट जो है प्रॉपर होगी या नहीं। अब इसके बेनिफिट तो वही हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ई पेमेंट से पेमेंट जो है जल्दी होगी और कन्वीनियंट होगी। हाँ जी, इससे सेल बढ़ेगी। सेल कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आजकल इंटरनेट बैंकिंग होगी या ऑनलाइन शॉपिंग होगी, अब तो लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं। अगर सेलर ये ई पेमेंट ऑफर करेगा तो हो सकता है बायर जो है आम सेलर से भी गुड्स खरीद सके। टाइम सेविंग तो होगी ही, इसके लिए हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले होता था कि चेक के थ्रू पेमेंट होती थी, चेक से पेमेंट होती थी, तो हमें बैंक में जाके चेक जो है वो सेंड करना देना पड़ता था सो दैट हमारे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो सके। अब वो सब ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे उसने मतलब कि बायर जो है पेमेंट करता है, सेलर इमीडिएट पेमेंट रिसीव करता है। इससे कॉस्ट डे टू डे मतलब कि टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट जो है वो भी कम हो गई है। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हमारे पास, कई तरह की ऑप्शंस हैं। हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई कैश, ई वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग किसी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। इससे हाईली इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी भी रहती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी रहती है। इससे कस्टमर्स को भी सपोर्ट रहती है, ठीक है जी। और यूज़र फ्रेंडली है, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है, ठीक है जी।
तो ये ई बैंकिंग, एम बैंकिंग का टॉपिक आज हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर